नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों की दवाओं का छिड़काव करते समय रखें विशेष सावधानियां। प्याज की सफल खेती करके एक किसान ने ली अच्छी पैदावार। हमारे प्रदेश के किसान भाइयों ने विभिन्न फसलें लगा रखी हैं, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन फसलों पर कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप हो रहा है, जिनकी रोकथाम के लिए किसान भाई रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं। तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। जो स्प्रे जो अपन करते हैं उसको भी अपन जो है थोड़ा ध्यान में देखें। एक और बात है कि अपन जो यंत्र काम में ले रहे हैं, स्प्रे का जो यंत्र काम में ले रहे हैं, उस यंत्र में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, कैसे क्या हो। जब भी आपको दवाओं का प्रयोग करना हो तो आपको उन्हीं दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिसकी संस्तुति भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशी रसायन बोर्ड ने की है। बाजार में 4 प्रकार के कीटनाशी उपलब्ध हैं, जिनके डब्बे पर बने तिकोने में लाल, पीला, नीला या हरा रंग होता है। जिस डब्बे पर लाल तिकोना बना होता है वो कीटनाशी अधिक जहरीला होता है और इसका प्रयोग सब्जियों पर किसी दशा में नहीं करना चाहिए। जिस डब्बे पर पीला तिकोना बना होता है वो लाल वाले से थोड़ा कम जहरीला होता है। इसके अतिरिक्त नीले और हरे तिकोने वाले रसायन सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन सुरक्षित का मतलब ये नहीं कि इन दवाओं के छिड़काव में आप सावधानी नहीं रखेंगे। छिड़काव में असावधानी से ये दवाएं भी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए इन दवाओं के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जानते हैं। काश्तकार जो ही अपने कृषक जो है वो स्प्रे मशीन के लिए तैयार रहता है। जब उसमें दवाई डालता है तो एक तो उसमें सिफारिश अनुसार जो है वो कीटनाशक की मात्रा डाले और उसमें जो है स्टिकर जरूर मिलाएं। ये स्टिकर जो है वो एक अपने पानी की जो बूंद का सरफेस टेंशन जो है उसको तोड़ देता है, जिससे क्या है कि पानी पूरी पत्ती को कवर कर लेता है। अपन को ये भी ध्यान में रखा है कि अगर स्टिकर नहीं हो तो कम से कम एक शैम्पू का पाउच जो है ना एक टंकी में ज़रूर डालें। साथ ही साथ पानी की प्रॉपर मात्रा रखें। इसके अलावा उसको अपन को ये देखना है कि भाई कहीं से कोई पानी लीक तो नहीं हो रहा है, पानी लीकेज नहीं हो, न तो नोजल में होना चाहिए, नहीं कोई पाइप लीकेज हो, और बिल्कुल अपना यंत्र बिल्कुल सही काम करे। अपन जब इसको लेकर के चलते हैं तो अपना भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपन सर को ढककर रखें, मुंह और नाक को ढककर करके रखें, अपने हाथों में जो है वो ग्लोव्स रखें और जहाँ तक हो तो एप्रॉन पहन लें, जिससे क्या है कि कीटनाशक की कोई भी बूंद अपने शरीर के ऊपर नहीं गिरे। साथ ही साथ स्प्रे करने के लिए अपन को जो है ना समय भी तय करना है। समय जब हवा नहीं चले उस टाइम में करना, विशेष तौर से या तो सवेरे कर दें या फिर शाम को जो है वो हवा बंद हो जाए इसके बाद में करें। साथ ही हवा के रुख को भी ध्यान में रखना है अपन को। हवा जिधर की चल रही है उसी तरफ अपन को जो है ना स्प्रे को करते हुए निकलना है। साथ ही साथ अपन ये भी माने कि स्प्रे प्रॉपर जो फसल अपन ने जो चुनाव किया है उसी फसल पे हो। दो साइड में जो दूसरी फसल जो लगी हुई है उसके ऊपर उसका स्प्रे नहीं हो, ये अपन को प्रॉपर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपन ये भी देखें कि स्प्रे जो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं से छूट तो नहीं रहा है। दूसरी अपन को ये भी ध्यान रखना है कि अपन जो है ना स्प्रे मशीन को या अपने जो नोजल जो पकड़ रखा है उसको बार बार मूव नहीं करें।
कई बार देखने में यह है काश्तकार जो है वो इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड में यूँ प्रॉपरली जो है ना वो 2-2 3-3 बार स्प्रे हो जाता है उससे। इससे क्या है कि अपने दवाई की खपत तो होती है, साथ ही साथ मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए प्रॉपर सीधा चलना है, फ्लैट नोजल से स्प्रे करना चाहिए अपन को। किसान भाइयों, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका रसायनों के प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। कभी भी रसायनों को सिर पर या पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए। कीटनाशियों या अन्य रसायन को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। रसायनों का घोल बनाते समय डब्बे पर दिए गए निर्देशों को ठीक ढंग से पढ़कर ही घोल तैयार करें। किसी भी सब्जी की फसल पर रसायनों का छिड़काव करने के बाद 4 से 5 दिनों तक तुड़ाई न करें। स्प्रे करने से पहले अपन को ये भी जांच लेना चाहिए कि प्रॉपर जिसका स्प्रे हो रहा है, जिस दवाई का स्प्रे हो रहा है, तो अपन जिन कीड़ों पे या जिन बीमारियों के लिए स्प्रे कर रहे हैं उसका ETL लेवल अपन को ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक हानि स्तर उसको भी अपन ध्यान में रखें। अगर अपने कीड़े या फिर फंगस या कोई बीमारी उस लेवल पे नहीं है तो फिर स्प्रे को अपन को अवॉइड करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। सरेआम ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश के अनेक किसान भाई प्याज की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें कम उत्पादन की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश राज्य के प्रगतिशील किसान विनोद कुशवाहा हैं, जिन्होंने प्याज की नर्सरी तैयारी से लेकर प्याज की उखड़ाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से किया है, जिस कारण इन्हें प्याज का अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को। मैंने मेरे खेत में अभी प्याज की फसल लगाई हुई है, जिसकी भी कटाई चल रही है, जिसके बारे में अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। मैंने और मेरे परिवार वालों ने इस फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि ये फसल मेरी बारिश में लगाई गई हुई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फसल तैयार करने में कितना व्यय हुआ, कितनी आय, मैं इसके बारे में आपसे अनुभव मेरा बताना चाहता हूँ। मैंने 2 से 3 एकड़ में प्याज लगाई है। अभी मेरी 1 एकड़ के लगभग प्याज कट चुकी है, जिसमें मेरे 250 बोरे कट्टे प्याज प्राप्त हो चुकी है, जिसमें एक कट्टे में 50 किलो वजन होता। तो इस हिसाब से मुझे 125 क्विंटल मुझे 1 एकड़ में प्राप्त होगी। मुझे अभी का बाजार मूल्य 20 रुपये प्रति किलो का बाजार का भाव मुझे मूल्य प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार मुझे 2.5 लाख रुपए मंडी से मूल भाव से मुझे कुल आई हुई, जिस पे मैंने फसल तैयार करने में 75,000 रुपये का मैंने खर्चा किया। 2.5 लाख मुझे मंडी से मुनाफा हुआ और मैंने कुल खर्चा करा 75,000 रुपये। मुझे शुद्ध मुनाफा हुआ 1,75,000 रुपये का। ये मेरी 1 एकड़ का अनुभव में और फसल में आज क्या बता रहा हूँ। अभी मेरी कुल 1 एकड़ की प्याज का कटा हुआ है। अभी इसी प्रकार मेरी 2 से 3 एकड़ की कटाव बचा है, जिसकी प्रक्रिया भी प्याज की कटाई की प्रक्रिया 10 से 12 दिन चलेगी और भी मुझे मुनाफा होगा। मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों, आप भी इसी प्रकार इस प्रक्रिया का द्वारा अपनाकर अपनी फसल का तैयार करें और मुनाफा प्राप्त करें। किसान भाइयों, अभी आपने इस किसान के आय व्यय के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि इस किसान ने प्याज की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यों को कब और किस तरह से किया। किसान भाइयों, मैंने मेरी फसल जो लगाई है, मैंने उसके प्रबंधन के बारे में और उस पर मैंने कैसे कैसे काम किया, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने बीज का चयन किया। मैंने नासिक 53 बीज डाला था
फिर मैंने वो बीज के लिए नर्सरी तैयार करी। छोटी छोटी 5x10 की 5x8 की क्यारी बनाई। उसमें फंगस के लिए मैंने इनको जो कार्बन डाइजिम छींचा। फिर मैंने उसमें बीज डालकर नर्सरी तैयार करी। नर्सरी तैयार करने के बाद मेरी लगभग 1 से 100 महीना के आसपास में मेरी नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करने के बाद फिर मैं भूमि का तैयार करता हूँ। उसमें 2 से 3 बार कल्टीवेटर से भूमि की हकाई करी। एक बार रोटोवेटर से भूमि को मिट्टी को मैंने बारीक करके, बारिश की टाइम की होती तो इस टाइम गोबर का खाद मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए हम सिंगल सुपर फास्ट का उपयोग कर लेते। मैंने इसमें 3 बोरी से 4 बोरी के बीच में सिंगल सुपर फास्ट का उपयोग करा है। सिंगल सुपर फास्ट डालने के बाद फिर उसमें मैंने कल्टीवेटर में पट्टियाँ बांधकर 15 से 20 फीट लंबी मैंने क्यारी बनाई। क्यारी बनाने के बाद फिर मैं आता हूँ पौधे की रोपाई पे। पौधे की रोपाई करने से पहले क्या करता हूँ, 15 लीटर पानी में 25 ग्राम रोडोमिल मिलाकर मैं उस पर छिड़काव कर देता हूँ, जिससे क्या जड़ का उपचार हो जाता है। फिर मैं उसको पौधे को उखड़वाने के बाद क्या करता हूँ कि फिर मजदूरों के द्वारा जो पानी में क्यारी में छोड़ता हूँ उससे मैं उसमें पौधों की रोपाई करवा देता हूँ। रोपाई करते वक्त ये ध्यान रखता हूँ प्याज कम से कम 4 सेंटीमीटर दूर हो, जिससे कि प्याज पास ना हो और दूर से प्याज अच्छी बढ़े। इस प्रकार मैं पौधों की रोपाई करवा देता हूँ। पौधे की रोपाई करने के बाद ये फसल बारिश की टाइम की होती है तो इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। अगर पानी ना गिरे तो मैं इसमें 20 दिन बाद मैं इसमें पानी कर देता हूँ, जिससे क्या होता है जो अपन लगाने में भूमि मच जाती है तो वो नरम हो जाती है। इसके बाद मैं आता हूँ खरपतवार नियंत्रण पे। पानी करने के बाद जब 30 दिन की फसल हो जाती है तो इसमें मैं निंदाई के द्वारा अपनी खरपतवार नियंत्रण करवाता हूँ। ये मेरी देसी पद्धति होती है, जिसमें प्याज की ऊड़ भी बहुत ही अच्छी हुई है मेरी प्याज की। तो ज़्यादातर मैं विशेषकर देसी पद्धति अपनी खुरपी के द्वारा निंदाई पर ही विश्वास रखता हूँ। जब 30 दिन की फसल हो जाती है तो इसमें मैंने 20 से 25 किलो यूरिया, 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास, 10 किलो सल्फर, इन खादों का मैंने छिड़काव करा। ये छिड़काव में 30 से 35 दिन की फसल हो जाती, एक बार छिड़काव तब करा। इसी खाद का मैं फसल 50 से 60 दिन की हो जाती तब ये छिड़काव मैंने 2 बार करा। फिर आता कीट नियंत्रण। इसमें प्याज में विशेषकर माऊ और इल्ली लगती है। इसके लिए माऊ के लिए मैंने इमिडाक्लोप्रिड डाला है 15 लीटर पानी में 15 ml डाला है, और इल्ली के लिए मैंने प्रोफोनोपास प्लस साइफर डाला है जो 40 ml 15 लीटर पानी में मैंने डाला है। इस प्रकार मैंने कीट नियंत्रण करा है। इस प्रक्रिया के द्वारा मेरी 3 से 3.5 महीने के आसपास में मेरी फसल तैयार हो जाती है। जब फसल तैयार हो जाए तो उसमें के मजदूरों के द्वारा मैं प्याज की उखड़ाई करवाता हूँ कि इसको उखाड़ने में मजदूरों को बिल्कुल भी ताकत नहीं पड़ती है, ना ही प्याज ज़मीन में रहती है। इसका पाला पकड़ के बहुत ही आसानी से उखड़ जाती है। जब प्याज की उखड़ाई हो जाती है तो मैं इसको क्यारियों में पटकवाता हूँ कम से 8 से 10 दिन, जिससे क्या होता है प्याज अच्छे से सूख जाए और कलर पे आ जाए। फिर उसकी कटाई शुरू करवाता हूँ मैं 8 से 10 दिन बाद। कटाई करवाने के बाद मजदूरों से क्यारी में पटकवा देता हूँ। क्यारी में पटकवाने से उसमें धूप लग जाती है, जो उसकी सूखी पत्ती वो निकल जाती है। फिर मैं क्या करता हूँ कि शाम को मजदूरों से कट्टियों में भरवाता हूँ, और विशेष ये ध्यान रखता हूँ कि बड़ी प्याज अगल पटकवाता हूँ, छोटी प्याज अगल पटकवाता हूँ, दुर्फंसी प्याज अगल पटक। मैं इसमें 3 प्रकार से ग्रेडिंग करके अलग अलग प्याज छाँट कर मंडी में भेजता हूँ। इसी प्रकार इस प्रक्रिया का द्वारा अपनाकर अपनी फसल का तैयार करें और मुनाफा प्राप्त करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य के अनेक किसान भाई मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं, लेकिन कुछ घातक बीमारियों के कारण मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं।
जिससे यह लाभ का व्यवसाय घाटे में बदल जाता है। तो किसान भाइयों, आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए मुर्गियों में सही समय पर टीकाकरण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों के टीकाकरण के बारे में, क्योंकि एक सूत्र वाक्य है कि बीमारी से बचाव ही सबसे अच्छा रास्ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपने मुर्गियों के समूह में बीमारी को आने से रोक देंगे तो आपको उनको नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा, बीमारी आने पर जो उत्पादन और हानि जो होती है उसको आप आसानी से रोक सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब बात करें टीकाकरण का पूरा जो शेड्यूल है उसके बारे में, तो सर्वप्रथम मुर्गियों में मैरेक्स नामक बीमारी का टीका लगाया जाता है, जो कि सामान्यतः हैचरी से 1 दिन के चूजे में लगाकर किसान भाइयों को दिया जाता है। उसके उपरांत जब किसान भाई चूजों को लेकर आते हैं तो उसके पश्चात 7 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का B1 या F1 स्ट्रेन किसान भाइयों को मुर्गियों के चूजों के नाक या आँख के द्वारा 2 बूंद की मात्रा में देना चाहिए। इसके पश्चात 14 दिन की उम्र में IBD या गंबोरो नामक बीमारी का टीका देना चाहिए, जिसको कि पानी में मिलाकर 0.2 ml प्रति चूजे की दर से दिया जाता है। इसके पश्चात 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके पश्चात 28 दिन की उम्र में गंबोरो बीमारी का बूस्टर डोज पीने के पानी में मिलाकर चूजों को दिया जाता है। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो करीब 30 से 32 दिन की उम्र में हमको IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी का भी टीका पीने के पानी में देना चाहिए। उसके पश्चात 49 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी का टीका दिया जाता है। इसको देने के लिए स्क्रैच मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और मुर्गियों के जो पंख में थोड़ा सा खुरचकर वहाँ पर कुछ 4-5 बूंद टीके की उस खुरचे हुए पंख के ऊपर डालते हैं, और वो आराम से उस पंख से वो अवशोषित हो जाता है, और फाउल पॉक्स बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ दिनों में मुर्गियों में विकसित हो जाती है। इसके पश्चात 56 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का पुनः टीकाकरण, जो कि R2B नामक स्ट्रेन को दिया जाता है, और इसको देने के लिए इंजेक्शन के द्वारा मांस में इंट्रामस्कुलर आपको देना चाहिए। इसके पश्चात 12 सप्ताह की उम्र में फाउल कोलेरा बीमारी का टीका भी कई किसान भाई जगह विशेष के हिसाब से लगाते हैं। यदि उस जगह में पहले फाउल कोलेरा बीमारी आती है तो हमको इस टीके का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पश्चात 14 सप्ताह की उम्र में रानीखेत का पुनः टीकाकरण किया जाता है। उसके पश्चात प्रति 2 माह या 8 सप्ताह के अंतराल पर आपको रानीखेत का लासोटा नामक टीका लगातार पानी में देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। अब हम टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाजार में जो डिवर्मर, एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। जब कभी वैक्सीन, जिस दिन वैक्सीन किया जाता है उस दिन दाने में किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक या दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं, या पानी में भी एंटीबायोटिक या दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं। कि जब कभी हम पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे।
और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने मुर्गियों के जो उत्पादन क्षमता है और उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता उसको उच्च बनाए रखेंगे और आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी बहुत उच्च स्तर पर बनाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हिम्मतपुर, जिला सवाई माधोपुर के कृषक लल्लन यादव ने। यह अमरूद के बाग में उखटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लल्लन यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। उखटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उखटा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उखटा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।